हेलो एवरीवन, डीजे एजुकेटेड इंडिया में आप लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम अपनी मैथ्स की 1.5 एक्सरसाइज कराने जा रहे हैं। बहुत टाइम से वीडियो नहीं डाल पाई, आई एम रियली सॉरी इसके लिए, क्योंकि मेरे कुछ एग्जाम्स चल रहे थे जिस वजह से मुझे टाइम नहीं मिल पाया वीडियो बनाने का। पर अब से आप लोगों को क्लास रेगुलर्स मिल जाएंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जल्दी से एक्सरसाइज 1.5। इससे पहले आप लोगों से मैं ये पूछना चाहती हूँ कि आप लोगों ने घातांक एवं करने वाला चैप्टर एक बार रिवाइज किया या नहीं, जो मैंने बोला था। अगर आपने कर लिया है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इस एक्सरसाइज में आपको वो बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है। तो चलिए बिना लेट किए हुए अब जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट क्लास में हमने एक्सरसाइज 1.4 कंप्लीट पढ़ ली थी। अब हमें एक्सरसाइज 1.5 पढ़नी है, तो उसके लिए हमें पहले उसकी कुछ थ्योरी पॉइंट्स पढ़ने होंगे। तो चलिए उसको पढ़ते हैं। तो हमारा आगे का दिया गया है कि वास्तविक संख्याओं पे संक्रियाएं। वास्तविक संख्याओं पे संक्रियाएं क्या होती है? जैसे हमने पिछली कक्षाओं में पढ़ा था, परिमेय संख्याओं का योग, गुणन, सहचार्य, बंटन नियमों को संतुष्ट करते हैं। जैसे अभी आपको ये बातें समझ में नहीं आ रही होंगी, ठीक है, आगे समझते तब समझ में आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ से देखते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि अपरिमेय संख्याएं भी योग और गुणन के कम विनिमय, सहचार्य और बंटन नियमों को संतुष्ट करती हैं, परंतु अपरिमेय संख्याओं के योग, अंतर, भागफल और गुणनफल सदा अपरिमेय नहीं होते। यानी कहने का मतलब ये है, जैसे कि जो परिमेय संख्याएं होती हैं उनका हम जब गुणनफल करते हैं, ठीक है, तो वो क्या होता है, नियम में के अनुसार हमारा परिमेय संख्याएं प्राप्त हो जाती हैं। लेकिन अपरिमेय संख्याओं में क्या होता है, जब उनको हम जोड़ते हैं या उनको हम घटाते हैं या उनका हम गुणा करें या उनका भाग करें, तो वो हमेशा अपरिमेय नहीं होता है। जैसे एक अपरिमेय संख्या और दूसरे अपरिमेय संख्या को अगर हम भाग करेंगे तो वो अपरिमेय संख्या नहीं आती है, ठीक है। ये कहने का मतलब है हमेशा ऐसा पॉसिबल नहीं है। जैसे कि उदाहरण आपको दे रखा है √2 माइनस √2, ठीक है, इसको अगर हम घटाएंगे √2 में से √2 तो क्या होगा हमारा, तो हमारा आएगा 0, ठीक है। वो जो क्या है वो हमारा अपरिमेय संख्या नहीं होती है। जैसे √3 इंटू √3, जब हम √3 को √3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर आता है 3, जो कि एक परिमेय संख्या है। ऐसे एक एग्जाम्पल दे रखा है √17 अपॉन √17, तो जब हम √17 को √17 से भाग देंगे तो हमारा आ गया 1, जो भी क्या है एक परिमेय संख्या। नहीं, हमेशा अपरिमेय संख्याएं नहीं आती हैं जोड़, गुना, भाग, घटाने में, ठीक है। अब आगे की पॉइंट समझते हैं। आगे पॉइंट है हमारा कि आइए अब हम यहाँ देखें कि जब एक परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या जोड़ते हैं और एक परिमेय संख्या को एक अपरिमेय संख्या से गुणा करते हैं तो क्या होता है। अभी हमने देखा अपरिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या का गुणनफल भाग है ना। अब एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या के बीच अगर ऐसा करें, जोड़ें घटाएं, तो क्या होगा ये देखना है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल दे रखा है कि √3 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। मैंने पिछले क्लासेस में बता रखा है कि परिमेय संख्या क्या होती है और अपरिमेय संख्या क्या होती है। जिसको डाउट हो वो जाके पुराने लेक्चर एक बार फिर से देख ले, ठीक है। फिर भी यदि समझ में नहीं आता तो कमेंट करके पूछ लेना। तो √3 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तब 2 + √3 और 2√3 ये क्या होंगे, ठीक है, क्योंकि √3 क्या है, एक अनवसानी अनावर्ती दशमलव प्रसार होता है। जो अनवसानी अनावर्ती होते हैं वो क्या होते हैं, हमारे अपरिमेय होते हैं, ठीक है। और ये क्या होता है, अब ये तुम पिछले लेक्चर में जाके देख लेना जिसको नहीं पता है, क्योंकि मैंने सब कुछ क्लियर वहाँ पे बता दिया है। इसलिए यही बात 2 + √3 और 2√3 के लिए भी सत्य होती है। अतः 2 + √3 और 2√3 क्या होती हैं, ये भी एक अपरिमेय संख्याएं हैं। क्यों? क्योंकि देखो √3 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। अब √3 जब हम किसी भी संख्या में ऐड करेंगे, चाहे वो परिमेय हो या फिर वो अपरिमेय हो, जैसे ये परिमेय है 2, तो जब हमने 2 + √3 किया तो क्या हो गया, √3 का जो भी मान होगा, अनवसानी अनावर्ती क्या होता है मैं समझा दूँ। जैसे कि मान लो 2.142898 2898 ऐसे ऐसे करके मान लो वो कंटिन्यू आती जा रही है, उसका कोई एंड नहीं है। तो वो क्या है, वैसी संख्या जिनके दशमलव के बाद प्रसार अनगिनत होते जाते हैं उन्हें हम बोलते हैं अनवसानी अनावर्ती, ठीक है। तो √3 एक ऐसी संख्या है जो कि इसीलिए वह अपरिमेय है। तो जब उसको 2 में मल्टीप्लाई वो सॉरी ऐड करेंगे तब भी हमारा क्या होगा, ऐसे ही बढ़ती जाएगी संख्या जो कि अपरिमेय ही बनाएगी। और जब 2 से √3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी क्या होगा, हमारा अनवसानी अनावर्ती ही आएगा। तो ये क्या होंगी हमारी 2 + √3 और 2√3 भी क्या होंगे, अपरिमेय संख्याएं होंगी। यानी यहाँ से हमने क्या देखा कि अगर एक परिमेय संख्या को एक अपरिमेय संख्या में हम जोड़ दें या गुणा कर दें तो वो भी अपरिमेय संख्या ही बन जाती है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। चलो भाई, एग्जाम्पल देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम्पल से क्या होता है, मेरे डाउट सारे क्लियर हो जाते हैं तो एक्सरसाइज करने में प्रॉब्लम कम क्रिएट्स होती है। चलो ये क्वेश्चन है, जैसे कि जांच कीजिए कि 7√5 7 अपॉन √5 या √2 या √2 + 21 और π - 2 ये अपरिमेय संख्या है या नहीं है। चलो देखिए कैसे पता करेंगे।
देखो रूट 5 की जो वैल्यू होती है वो 2.236, फिर यही कंटिन्यू आगे रहती है। डॉट 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 जो लगे ना, इसका मतलब है कि यही संख्या आगे बढ़ती चली जाएगी, जो कि क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, रूट 2 की वैल्यू इसी तरह तुमको दे रखी है और पाई का भी मान दे रखा है। कहीं कहीं पर रूट 2 और पाई के वैल्यू की ज़रूरत पड़ती है, तो हम रूट 2 की वैल्यू जो है वो 1.414 ले लेते हैं, और जो पाई होती है, पाई की वैल्यू हम ले लेते हैं 3.14। ठीक है, अब तब 7√5 करेंगे, तो 7√5 का मतलब क्या है, 7 मल्टीप्लाइड बाई रूट 5। रूट 5 की वैल्यू होती है, और जब हम इससे 7 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ ऐसा आएगा। ठीक है, 15.652 आएगा, कंटिन्यू आता रहेगा। तो ये क्या होगी, एक अपरिमेय संख्या होगी, क्योंकि एंड नहीं हो रहा है ये संख्या का, और ये निरंतर बढ़ती जाएगी। तो ये एक अपरिमेय संख्या होगी। इसी तरीके से 7/√5 करेंगे, यानी कि जब हम 7/2.236 ऐसी अनगिनत वाली संख्या करेंगे तो क्या होगा, तो हमारा ये अपरिमेय आएगा। अब इसको हल करने का देखो यहाँ पे एक तरीका दे रखा है। इस टाइप के सवाल को हम कैसे हल करते हैं, जैसे 7/√5 है तो हम वैसे नहीं कर पाएंगे ना हल, इसलिए क्या करेंगे, रूट 5 से जो है 7√5, ठीक है, 7√5 को हम ऊपर रूट 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर नीचे, यानी कि जो 7/√5 है, इसको हल करने का तरीका क्या है, जो नीचे वाली संख्या होगी, नीचे वाली संख्या से मतलब यहाँ पर मेन उस संख्या से, अगर रूट 5 ऊपर होता, ठीक है, रूट 5 ऊपर होता तो हम क्या करते हैं, और नीचे होता तो हम क्या करते हैं। देखो बेस जो होता है, हमें बेस, मेन जो बेस होता है संख्या का, वो हमें परिमेय में परिवर्तित करना होता है, मेन काम ये है। इसलिए रूट 5 नीचे है, ठीक है, तो हम 7/√5 के लिए क्या करेंगे, रूट 5/√5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, ताकि ये बेस इक्वल हो जाए, क्योंकि रूट 5 को जब रूट 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है 5। जैसे हमने बताया था ना अभी कि रूट 3 को रूट 3 से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 आता है। 3 के 2 बराबर टुकड़े करेंगे तो वो रूट 3 और रूट 3 होंगे। जैसे 2 के 2 बराबर टुकड़े कर दो अगर, तो रूट 2 हो जाएगा, है ना। वैसे ही होता है हमारा यहाँ पर। अब हमने इसीलिए यहाँ पे जो है रूट 5/√5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, तो अब नीचे का बेस हो गया हमारा परिमेय 5 हो गया, ऊपर क्या हो गया 7√5, 7√5/5। अब 7√5 की वैल्यू भी आप निकाल चुके थे, ठीक है, 5 ये है। अब जब 5 से 7√5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा, जो कि एक अपरिमेय है। सो इस तरीके से हम लोगों ने बच्चों देख लिया यहाँ पे कि कैसे 7√5 को हमने यहाँ पे सॉल्व किया है। ठीक है, तो इसको हमने हल किया, उसके बाद 7/√5 को इस तरीके से हल करेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा 3.1304 एंड कंटिन्यू। ठीक है, ऐसे ही हमारा क्या था, उसके बाद हमारा है रूट 2 + 21। तो रूट 2 + 21 को सॉल्व करेंगे तो रूट 2 की वैल्यू क्या है 1.4142। इसमें जब हम 21 को ऐड करेंगे तो क्या आएगा 22.4142 और आएगा। ठीक है, आगे तो ये भी क्या हो गया, ये भी हमारा एक प्रकार का अपरिमेय संख्या हो गई। फिर पाई-2 देखना है, नेक्स्ट संख्या हमारी पाई-2 है, तो पाई का मान क्या है 3.1415। ठीक है, और तो उसमें जब हम 2 को माइनस करेंगे तो आएगा हमारा 1.1415 और कंटिन्यू। तो ये हमारा क्या हो गया, पूरा एक अपरिमेय संख्याएं हो गई। अब देख लेते हैं एग्जाम्पल 13 को। तो इसमें कहा जा रहा है कि 2√2 + 5√3 और रूट 2 - 3√3 को जोड़िए। तो इन दोनों को जोड़ेंगे, तो हम इन दोनों को जोड़ने के लिए इस तरीके से ब्रैकेट में लिख लेते हैं। अब हम इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो क्या आएगा, हमारा आएगा 2√2 + √2 + 5√3 एंड -3√3, क्योंकि वो -3√3 है ना, पूरा हमने लिख लिया। ठीक है, अब इसके बाद क्या होगा, हम रूट 2 वाली चीज़ें एक पास कर लेंगे, रूट 3 वाली चीज़ें एक पास करेंगे। ठीक है, तो जब हम इसको लिख लिया, जैसे मैंने ये क्वेश्चन था, इनको यहाँ पे ऐड किया। अब इन्होंने क्या किया, रूट 2 और रूट 2 ये दोनों एक पास लिख लिए, और रूट 3 वाली संख्या एक साथ लिख ली। ठीक है, क्योंकि अब हम इन दोनों में कॉमन ले लेंगे, तो इन दोनों में रूट 2 कॉमन है, तो रूट 2 को हमने कॉमन बाहर ले लिया, अंदर बचेगा 2 + 1, क्योंकि जब कुछ नहीं मल्टीपल में 1 तो है ना, रूट 2 सिर्फ रूट 2 नहीं है, रूट 2 का मतलब क्या है 1, रूट 2 मतलब 1 इसके साथ मल्टीपल है, रूट 2 बन जाए रूट 2। ठीक है, तो जब हमने इन दोनों संख्याओं में से रूट 2 को कॉमन ले लिया तो ये वाला 2 आपका बचा इधर, और इसके साथ 1 था वो बचा, तो यहाँ पे बचा 2 + 1, रूट 2 कॉमन लेने पे 2 + 1 बचा। ऐसे ही इस पूरी संख्या में हमने जब रूट 3 को कॉमन ले लिया तो रूट 3 कॉमन लिया तो क्या बचा 5 - 3 और बाहर रूट 3। अब इनको सॉल्व करेंगे तो 2 और 1 हो जाएगा, ये आपका 3, और 5 में से 3 जाएगा तो ये बचेगा 2, और इधर आ जाएगा इसके साथ मल्टीप्लाई, यानी कि ये बचा 3√2 + 2√3। यही हो गया आंसर। आई थिंक समझ में आया होगा।
ये आ गया 3√2 प्लस 2√3, ये हो गया आंसर। यानी कि जब हम इन संख्या को जोड़ेंगे तो ये आएगा। ठीक है, तो अपना एग्जाम्पल नंबर 14 देखते हैं। नया उदाहरण हमारा है कि 6√5 को 2√5 से गुणा कीजिए। तो इसको गुणा करने में क्या है, जब रूट वाली संख्याओं को गुणा करते हैं, ठीक है, तो हम पहले अंकों को एक पास लिख लेंगे। 6 × 2 × √5 × √5। 6√5 को जब 2√5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसको हम इस तरीके से लिख लेंगे। फिर 6 2 12 हो गया, और √5 × √5 क्या होता है, 5 होता है। देखो अंडर रूट का मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है, जैसे अंडर रूट 2 और अंडर रूट 3 मान लो आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, तब क्या आएगा, तो अंदर अंदर की संख्याएं मल्टीप्लाई हो जाती है और वो अंडर रूट में आ जाती है। तो 3 2 6, तो अंडर रूट 6 आएगा, ठीक है। लेकिन अंडर रूट 6 को जब हम सॉल्व करेंगे तो कोई ऐसी सिंगल डिजिट नहीं प्राप्त होगी कि जिनका दो संख्याओं का गुणनफल क्या हो, आपका √6 हो, ठीक है। तो √6 को हम ऐसे दो भागों में नहीं बांट सकते हैं, इसलिए √6 ही आंसर होगा। अब यहाँ पे क्या होता है, जैसे √5 × √5 जब हम करते हैं, तो √5 × √5 जब करेंगे तो क्या होता है, 5 5 जो होता है 25, तो √25 आता है। और √25 क्या होता है, 5 होता है, क्योंकि 5 को जब हम 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, 25 आता है। इसलिए 25 क्या होता है, √5 × √5 होता है √25। इसलिए हम यहाँ पे जब रूट वाली दो एक जैसी संख्याओं को ही गुणा करते हैं तो वही आंसर लिख देते हैं, हमें गुणा करके देखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप चाहें तो इसे रीचेक कर सकते हैं, ठीक है। तो 6 2 आपका हो गया 6 2 12, और √5 × √5 हो गया 5, और 12 × 5 क्या हो गया 60, तो यही हो गया आंसर 60। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है 8√15 को 2√3 से भाग दीजिए, ठीक है। तो ऊपर हम क्या लिखेंगे, 8√15। अब 8√15 डिवाइडेड बाई 2√3। अब √15 को ऐसे दो भागों में डिवाइड करना है जिससे आपका ये कट जाए। तो हमें पता है कि 3 5 15 होता है, इसीलिए यहाँ पर लिखा गया है कि 8 × √3 × 5, ठीक है, और ये 2√3 है। अब जब √3 × √5 को ऐसे भी हम लिख सकते हैं एक साथ, और हम इसे अलग अलग भी लिख सकते हैं, इसलिए यहाँ पे अलग अलग लिख दिया गया 8√3 × √5। अब जब √3 × √5 होगा, नीचे √3 है, तो ये √3 और ये √3 कैंसिल हो जाएगा, ये √3 और ये √3 कैंसिल हो गया। अब क्या बचा आपके पास, 8 × √5 डिवाइडेड बाई 2। अब 2 1 2 एंड 2 4 8, ठीक। तो क्या बचा लास्ट में, 4√5, तो यही हो गया आंसर। तो ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब नेक्स्ट पॉइंट दे रखा है कि उन उदाहरणों को आप निम्न तथ्यों के होने की आशा कर सकते हैं जो सत्य हैं। जैसे कि अभी मैंने बताया है, इसमें वही पॉइंट्स लिखे हुए हैं कि क्या लिखा है कि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का जोड़ व घटाना हमेशा अपरिमेय ही होता है, जैसे हमने सवाल में देखा था, ठीक है। तो जोड़ घटाना क्या होगा, एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या का हमेशा अपरिमेय होगा। फिर एक अपरिमेय संख्या के साथ एक शून्य होता है, यानी कि नॉन जीरो परिमेय संख्या का गुणनफल भाग भी अपरिमेय होता है। यदि हम दो अपरिमेय संख्याओं को जोड़ें, घटाएं, गुणा करें और एक अपरिमेय संख्या को दूसरी अपरिमेय संख्या से भाग दें तो परिणाम परिमेय या अपरिमेय कुछ भी हो सकता है। यानी कि जब एक अपरिमेय और एक परिमेय संख्या के बीच में जोड़, गुणा, भाग, घटाना कराया जाएगा तो आंसर अपरिमेय आएगा। लेकिन जब दोनों अपरिमेय संख्या ली जाएंगी तो परिणाम परिमेय या अपरिमेय कुछ भी हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, अब आपको यहाँ पे रूट वाली संख्या को ऐसे दिखाना होगा वर्गमूल के, तो इसके लिए देख लेते हैं। इससे पहले मैं आपको कुछ क्वेश्चंस करा देती हूँ, क्योंकि ये वाला अभी समझाने में टाइम लगेगा थोड़ा, इसलिए पहले इस जो अभी मैंने एग्जांपल्स बताए उससे रिलेटेड आप सवाल कर लें तो इसको समझना और आसान हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। ये आगे और उदाहरण दे रखे हैं सरल करने वाले, इन्हें भी देख लेते हैं। जैसे ये है 5 + √7, और ये ब्रैकेट में मतलब क्या है, मल्टीप्लाइड, ठीक है। मल्टीप्लाइड क्या है, दूसरे ब्रैकेट में 2 + √5। तो इस टाइप के सवालों को कैसे हल करते हैं, देखिए इनको करने का प्रोसीजर क्या होता है। हम पहले इस संख्या को इस संख्या से गुणा करेंगे, फिर इसको हम इससे गुणा करेंगे, उसके बाद इसको इससे गुणा करेंगे और इसको इससे गुणा करेंगे। ये इस टाइप के आप पहले भी कर चुके हैं, कोई नए नहीं है, फिर भी देख लेते हैं। तो हम करेंगे पहले 5 2 10, ओके,
और 5 को √5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5√5। फिर √7 का जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2√7, और जब √7 को √5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 5 से 35, वो अंडर रूट का। ठीक है, तो ये आ गया आपका इसका हल। अब इससे ज़्यादा ये हल नहीं हो सकता क्योंकि ये प्लस में है, कुछ भी कॉमन भी नहीं होगा, इसीलिए हम क्या करेंगे, इसको यहीं तक छोड़ देंगे वापस। तो यही आपका आंसर हो गया। फिर नेक्स्ट है इसी तरीके से ये आपका 5 + √5 और 5 - √5। अगर इसको a और b के टर्म में मान लो तो ये क्या हो गया, एक ब्रैकेट में हो गया a + b इंटू दूसरे ब्रैकेट में क्या हो गया a - b, जो कि क्या बन जाता है, जो कि a - b और a + b जब इस तरीके से मल्टीप्लाइड में होते हैं तो हमेशा एक फॉर्मूला बनता है, वो बनता है a² - b² का। यानी हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, 5 का स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर होता है 25 और √5 का स्क्वायर यानी कि 5। √5 का स्क्वायर मतलब √5 × √5 और √5 × √5 क्या होता है 5, यानी 25 - 5 तो क्या होता है 20। तो इसका आंसर क्या आ गया 20। ओके, तो आपका 20 आंसर हो गया ये वाला। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है ये वाला, √3 + 7 का होल स्क्वायर। ओके, इसे हल करने का भी एक तरीका है। ये तरीका क्या है, ये अगर आप देखो तो a + b का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं आप यहाँ पे। तो a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² + 2ab। सेम किया, अब हम √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 आएगा, √7 का स्क्वायर करेंगे तो 7 आएगा। ठीक है, और 2ab है मतलब 2√3 × √7 हो गया। तो √3 और √7 का अंदर मल्टीप्लाई होगा तो 7 3 सा 21, यानी 2√21 हो गया, ये 3 हो गया और ये 7 हो गया, और 7 और 3 को ऐड कर देंगे तो आ जाएगा 10, और 10 + 2√21, यही हो गया आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट एग्जांपल है ये √11 - √7 × √11 + √7। तो ये भी a - b × a + b है, जो कि फिर से क्या बनाता है, a² - b², यानी √11 का स्क्वायर क्या हो गया 11, और √7 का स्क्वायर हो गया 7, और 11 में से जब 7 माइनस करते हैं तो आता है 4, और ये क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। तो बात समझ में आ गई होगी। ध्यान दीजिए कि ऊपर के उदाहरण सभी दिए गए शब्द सरल करना का अर्थ होता है कि व्यंजक को परिमेय संख्याओं और अपरिमेय संख्याओं के योग के रूप में लिखना चाहिए। अरे मतलब ये है कि इसको आपको बस हल करना है, हल करके आपका जो उत्तर आएगा वही आपका मेन आंसर होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं आगे। ये लिखा है हर का परिमेयकरण। हर का परिमेयकरण का मतलब होता है कि अंश और हर क्या होता है, पहले तो ये बता दूं मैं आपको। जैसे 1/√2 लिखा है तो हर क्या है और अंश क्या है। तो हमेशा जो ऊपर वाला पार्ट होता है उसको हम अंश बोलते हैं, और जो नीचे वाला हिस्सा होता है उसको हर बोलते हैं। ठीक है, ऊपर वाला पोर्शन अंश, नीचे वाला हर। तो देखो अब इसमें कह रहा है हर का परिमेयकरण करो। परिमेयकरण का मतलब होता है कि जो आपको नीचे की संख्या दे रखी है वो अपरिमेय दे रखी हो तो इसको आपको परिमेय में चेंज करना है। जैसे √2 आपको दे रखा है 1/√2, तो √2 क्या होती है, एक अपरिमेय संख्या होती है, ना कि परिमेय संख्या। √2 हमेशा अपरिमेय संख्या होती है, तो आपको इस √2 को कन्वर्ट करना है किसी परिमेय संख्या में। तो इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, इस टाइप की संख्याओं को सॉल्व करने के लिए ऊपर नीचे हम √2 से ही मल्टीप्लाई कर देंगे, जैसा यहाँ पे दे रखा है। ऐसा एक सवाल मैंने पहले भी कराया था एग्जाम्पल में। ये देखिए 1/√2 को √2/√2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो फिर क्या होगा, नीचे √2 × √2 मिलकर 2 बन जाएंगे और ऊपर आ जाएगा √2, और यही आपका क्या हो गया, यहाँ पे इसका हल हो गया, यही आंसर हो गया इसका हर का परिमेयकरण। क्योंकि नीचे वाला हमको परिमेय में चाहिए, ऊपर वाला अपरिमेय बन जाए उसके लिए ऐसा कोई भी नियम नहीं है, आप कर सकते हो। ठीक है, तो आप ऊपर वाला अपरिमेय कर सकते हो, लेकिन नीचे वाला आपको परिमेय करना था, इसलिए आपने √2/√2 से मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर नीचे, तो क्या हो गया, आंसर आ गया आपका, नीचे परिमेयकरण हो गया, नीचे 2 हो गया √2 से। नेक्स्ट इसी तरीके का सवाल एक और एग्जाम्पल में कि 1/2 + √3 के हर का परिमेयकरण कीजिए, यानी हमें नीचे का जो 2 + √3 है ना उसका परिमेयकरण करना है। अब देखो क्या होगा यहाँ पे, अगर हम पहले वाली डिजिट की तरह √2 और √2 था नीचे से, तो हमने ऊपर नीचे भी √2 से मल्टीप्लाई किया था, अगर वही कर देंगे तो क्या होगा, वैसा करेंगे तो हम यहाँ पे हल नहीं कर पाएंगे। क्योंकि जब हम अगर 2 + √3 से ही ऊपर नीचे अगर मल्टीप्लाई कर दें तो 2 + √3 × 2 + √3 मिलके क्या हो जाएंगे आपके, इसी का स्क्वायर हो जाएगा, 2 + √3 का स्क्वायर हो जाएगा,
और जब a प्लस बी का होल स्क्वायर सॉल्व करेंगे तो हमारा अंडर रूट सॉल्व नहीं होगा, लेकिन हमें अपना अंडर रूट खत्म करना है क्योंकि हमें संख्या परिमेय में चेंज करनी है। इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 माइनस रूट 3 को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब हम 2 माइनस रूट 3 का ऊपर और 2 माइनस रूट 3 का नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तब ये क्या बनेगा, ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बनेगा, जो कि क्या बनता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला। ठीक है, अब जब ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो ऊपर हमारा क्या बचेगा, ऊपर 1 से मल्टीप्लाई होगा इसलिए 2 माइनस रूट 3 ही रहेगा, डिवाइडेड बाय नीचे क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो जब हम 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 4 आएगा, और माइनस बी स्क्वायर यानी रूट 3 का जब स्क्वायर करेंगे तो वो 3 आएगा। तो अब ऊपर आपका बचेगा 2 माइनस रूट 3 और नीचे क्या बचेगा 1। ठीक है, तो 1 क्या हो गई, एक परिमेय संख्या हो गई। आपका आंसर क्या बचेगा 2 माइनस रूट 3, और ये आपके हर का परिमेयकरण हो चुका और ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट आपका है 5/√3 माइनस रूट 5 के हर का परिमेय करो। 5/√3 माइनस रूट 5 के हर का परिमेयकरण कीजिए। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए भी हमें सेम जैसे हमने ऊपर किया, ये माइनस में दिया तो इसको प्लस से मल्टीप्लाई कर दो। फिर क्या होगा, इसका भी स्क्वायर हो गया रूट 3 का तो वो 3 आ गया, रूट 5 का जब स्क्वायर हो तो 5 हो गया। ऊपर क्या हो गया, ऊपर से 5 से मल्टीप्लाई किया तो 5√3 प्लस 5√5 होगा, तो 5 बाहर लिख लिया इसीलिए इन्होंने। ठीक है, अब क्या होगा, जब हम 5 में से 3 जाएगा तो हमारे क्या बचेगा 2, को भी माइनस करिए कि 5 है बड़ी संख्या, और ऊपर क्या है √3 प्लस √5, और बस यही आपका हो गया आंसर। इससे ज़्यादा ये सॉल्व नहीं हो सकता, जितना सॉल्व होगा उतना ही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है 1/7 प्लस 3√2 के हर का परिमेयकरण कीजिए। यानी 7 प्लस 3√2 को हल करना है, फिर से वही माइनस ले लिया, फिर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा दिया, 7 7 सा 49 हो गया, 3√2 का स्क्वायर तो 3 3 सा 9 हो गया, और 2 का स्क्वायर हो गया 2√2 का। ठीक है, तो 9 2 सा 18 हो गया। ओके, इसको जब माइनस करेंगे तो आएगा 31, 7 माइनस 3√2/31, यही हो गया आंसर, और इसके हर का हो गया परिमेयकरण। देखा कितना ईजी है ना क्वेश्चन। चलो, अतः अब इसमें लाइन दे रखी है कि अतः जब एक व्यंजक के हर के वर्गमूल वाला पद एक पद होता है या कोई संख्या करणीय चिन्ह के अंदर हो, तो ऐसे तुल्य व्यंजक में जिसका हर एक परिमेय संख्या है रूपांतरित करने की क्रियाविधि को हर का परिमेयकरण कहते हैं। यानी कि रेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। देखो जो मैंने बताया है ना प्रोसीजर, बस यही करना है आपको। हर के परिमेयकरण का मतलब यही है कि इसको अपरिमेय से परिमेय में बदलना है, बशर्ते आपको कौन सा नियम लगाना पड़े इसके लिए। जैसे माइनस से कभी कभी ऊपर नीचे करना पड़ता है तो कभी प्लस से, क्या कंडीशन होती है वो भी बता दिया। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। चलो अब इसके साथ ही एक्सरसाइज 1.5 की स्टार्टिंग करते हैं। तो एक्सरसाइज 1.5 का आपका पहला क्वेश्चन है, बताइए नीचे दी गई संख्याओं में कौन सी संख्या परिमेय है और कौन सी अपरिमेय है। देखो पहली दे रखी है आपको 2 माइनस रूट 5। ठीक है, तो 2 माइनस रूट 5 कैसी संख्या है, रूट 5 क्या होती है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, और 2 क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो एक अपरिमेय और एक परिमेय संख्या में जब जोड़ गुणा भाग घटाना होता है तो क्या होता है, हमेशा अपरिमेय आता है। ये पढ़ा है ना आपने, तो ये आपका क्या होगा, एक अपरिमेय संख्या होगा, क्योंकि हम इसे अगर हल भी करेंगे तो हमारा अपरिमेय ही उत्तर आएगा। क्योंकि रूट 5 को जब आप वर्गमूल भी निकालोगे ना तो भी क्या आएगा, ज़्यादा ही आएगा। वो क्या होगा, एक अनमसानी अनावर्ती दशमलव प्रसार है रूट 5 आपका। तो जब हम इसको हल करेंगे तो आंसर भी अपरिमेय ही आएगा। ठीक है, आप सॉल्व करके देख सकते हैं। फिर दूसरा है आपका 3 प्लस रूट 23 और माइनस रूट 23। ये क्या होगा, ये परिमेय होगा या फिर अपरिमेय होगा। इसके लिए हम क्या करेंगे, ब्रैकेट खोलेंगे। ठीक है, तो ब्रैकेट खोलने पे क्या होगा, 3 प्लस रूट 23 और माइनस रूट 23। तो ये प्लस का 23 और माइनस का 23 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो आंसर क्या बचेगा 3। तो क्या ये हो जाएगा परिमेय संख्या। बात समझ में आई। नेक्स्ट है 2√7/7√7। ये क्या होगा, देखो रूट 7 ऊपर नीचे है तो ये दोनों हो जाएंगे कैंसिल। ठीक है, रूट 7 और रूट 7 कट जाएगा तो 2/7 बचेगा, जो कि क्या है, एक परिमेय संख्या है। इसे अपरिमेय नहीं बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे
अपरिमेय संख्या, ये परिमेय संख्या है। नेक्स्ट है 1/√2। तो 1/√2 क्या होगा? √2 का मान होता है 1.41 ऐसे करके होता है, ठीक है। अनुमासानी अरावर्ती दशमलव प्रसाद। तो इसको जब हम हल करेंगे तो क्या आएगा? अपरिमेय आएगा। तो ये क्या है? आपका अपरिमेय संख्या है, ठीक है। फिर 2 पाई। तो पाई को भी जब हम 2 से मल्टीप्लाइड करेंगे ना, तब भी क्या होगा? वही सेम अपरिमेय संख्या ही ये निकलेगा। तो ये भी आपका अपरिमेय संख्या होगी, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक व्यंजक को सरल कीजिए, इसको हल कीजिए। इसको हल करने का क्या है तरीका? 3 + √3 मल्टीप्लाइड बाई 2 + √2। चलो इस क्वेश्चन को हम अपने बोर्ड पर। तो स्टूडेंट्स हम देखते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 का। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, 3 + √3 मल्टीप्लाइड बाई 2 + √2। इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? अभी हमने इसका एग्जाम्पल देखा था। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? 3 + √3 मल्टीप्लाइड बाई 2 + √2 में हमें सबसे पहले इस 3 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, ओके। तो 3 2 हो गया आपका 6। फिर प्लस क्यों लगाया है? क्योंकि यहाँ पे क्या हमारा प्लस है, और यहाँ से यहाँ जब जाएंगे तो हम ये वाला प्लस लगाएंगे। फिर इस 3 को अब हम √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? 3√2। फिर यहाँ पे प्लस है, देन यहाँ पे प्लस, फिर √3 को हम इस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2√3 आएगा। फिर प्लस √3 इंटू √2 करेंगे तो 3 2 ज़ा 6 √6। और यही आपका हो गया आंसर, क्योंकि इससे आगे हम सॉल्व नहीं कर सकते हैं। रूट वाली संख्याओं को हम आपस में नहीं जोड़ सकते हैं, इसलिए क्या है, हम इससे ज़्यादा इसे सॉल्व नहीं कर सकते, इसलिए हमारा आंसर यही हो गया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, नेक्स्ट है हमारा 3 + √3 अंडर ब्रैकेट 3 - √3। अगर हम इसे देखें तो ये हमारा कुछ इस तरीके का फॉर्मूला बनता है, a + b इंटू a - b, क्योंकि a की जगह पर एक संख्या है और b की जगह पर सेम संख्या है, इसलिए हम इसको a + b इंटू a - b के फॉर्म में लिख सकते हैं। यानी कि हम इसको लिख सकते हैं a - b इंटू a + b को हम लिख सकते हैं, जैसे आपका है 3 + √3 मल्टीप्लाइड बाई 3 - √3, यानी कि a + b है ये, और दूसरे ब्रैकेट में क्या है? a - b है ये, जो कि फॉर्मूला किसका होता है? a² - b² का, a² - b²। यानी अगर हम a की जगह पे 3 रखें तो 3 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर क्या होगा? 3 3 ज़ा 9 माइनस √3 का स्क्वायर होता है 3, तो हमारा क्या आएगा? 6। और ये 6 हमारा क्या हो गया? आंसर। तो यही 6 आपका आंसर हो गया क्वेश्चन सेकंड का। दूसरे क्वेश्चन के सेकंड वाले क्वेश्चन का आंसर हो गया आपका 6। अब थर्ड नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो थर्ड वाला हमारा है √5 + √2 का होल स्क्वायर, यानी इसे हम क्या लिख सकते हैं? a + b का होल स्क्वायर। तो a + b का होल स्क्वायर क्या होता है? इसीलिए मैंने इससे पहले आपके लिए फॉर्मूले की वीडियो अपलोड की थी, जिसने नहीं देखी हो वो जाकर ज़रूर देख लें। a + b का होल स्क्वायर होता है a² + b² + 2ab। ओके, इस फॉर्मूले को लगा के हम इसे सॉल्व करेंगे। तो a² का मतलब क्या हो गया आपका? √5 का स्क्वायर प्लस b का मतलब क्या है? √2। ओके, √2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू √5 इंटू √2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो √5 का स्क्वायर हो गया 5 प्लस √2 का स्क्वायर हो गया 2 प्लस 2 √5 इंटू √2। ओके, और √5 इंटू √2 को हम अंदर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जो कि हमारा सॉल्व करके आएगा 2√10। ओके, और 5 और 2 को ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 5 में 2 को ऐड करेंगे तो आएगा हमारा 7 प्लस 2√10, 7 प्लस 2√10, ये आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। ओके, तो आपका जो आंसर निकलेगा फाइनली, वो आंसर आएगा आपका, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ आंसर। तो आपका आंसर आएगा 7 प्लस 2√10।
ओके, कैसे आया मैंने सॉल्व करके बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है √5 माइनस √2 इंटू √5 प्लस √2। सेम ऐसा ही है जैसा ही क्वेश्चन नंबर 2 था, ठीक है। तो √5 प्लस √2 आपका और √5 माइनस √2, तो ये क्या हो गया, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि √5 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। तो ये क्या हो गया, √5 का स्क्वायर हो गया 5 माइनस √2 का स्क्वायर हो गया 2, और जब 5 में 2 जाता है तो बचता है 3, और यही हो गया आपका आंसर। ओके, तो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये क्वेश्चन नंबर 2 पूरा समझ में आ गया होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में ये कह रहा है कि पाई को एक वृत्त की परिधि सी और डी उसके व्यास यानी डी के अनुपात से परिभाषित किया जाता है, अर्थात पाई बराबर होता है सी अपॉन डी। देखिए इसको हम कैसे समझते हैं। यहाँ पर ये हमारा एक वृत्त है, ठीक है। अब इस वृत्त में जो ये हमारा होता है, ये होता है व्यास डी, ठीक है, जो बीच की पूरी एक सीधी रेखा खींचे, यानी कि अगर हम किसी वृत्त को 2 बराबर भागों में विभाजित करते हुए कोई रेखा खींचते हैं तो वो उसका व्यास कहलाता है, जिसका मान डी होता है। अब इसकी वैल्यू हमने रख ली है डी है, ठीक है, और ये है वृत्त का व्यास डी। और ये कह रहा है कि जो वृत्त की परिधि है वो सी है। वृत्त की परिधि क्या होता है, इसका पूरा जो यहाँ से लेकर के ये जो पूरा सरफेस होता है ना, ये इसका क्या है, ये वृत्त की परिधि है, तो इसको हमने सी मान लिया है। अब ये कह रहा है कि जो पाई का मान होता है वो सी अपॉन डी के बराबर होता है, यानी कि जो हमारी पाई होती है वो होती है किसकी, वृत्त की जो परिधि होती है, परिधि बटे व्यास वृत्त का, वृत्त की परिधि बटे वृत्त की व्यास होती है, ये कह रहा है ये। अब ये कह रहा है कि इस तथ्य का अंतर विरोध करता है और घटना घटित होती है कि अपरिमेय है। इस अंतर विरोध का समाधान आप किस प्रकार करेंगे। देखो ये क्वेश्चन देखने में थोड़ा सा ट्रिकी लग रहा है, बट ये ट्रिकी है नहीं, ठीक है। प्रश्न में हमें दे रखा है कि जो पाई की वैल्यू है वो हमारी सी अपॉन डी के बराबर है। सी क्या है, वृत्त की परिधि है, और डी है आपका वृत्त का व्यास। अब ये कैसे है, देखो पाई क्या होता है हमें पता है, पाई क्या है, एक अपरिमेय संख्या होती है, ठीक है, एक अपरिमेय संख्या होती है। एक पाई का मान होता है 22/7, जो हमने पढ़ रखा है मोस्टली 22/7, ठीक है। अब प्रश्न के अनुसार क्या है, पाई का मान होना चाहिए आपका क्या होता है, सी अपॉन डी होता है, यानी कि परिधि बटे व्यास, परिधि बटे व्यास होता है। अब अगर हम पाई का मान 22/7 देखें तो ये परिधि होगा और ये होगा व्यास, लेकिन दोनों ही संख्याएं परिमेय हैं, और दोनों ही परिमेय संख्याएं जब बटे में दे रखी हैं इधर, तो ये अपरिमेय कैसे है, यही अंतर विरोध हमें सिद्ध करना है, स्पष्ट करना है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि ये 22/7 जो होता है वो पाई का एग्जैक्ट मान नहीं होता है। वैसे भी पाई का जो शुद्ध मान है वो 22/7 नहीं होता है, यानी इनमें से कोई एक मान होगा ऐसा, चाहे वो सी का हो चाहे डी का हो, वो अपरिमेय होगा, तभी पाई का मान अपरिमेय होगा। यानी कि उत्तर क्या है हमारा उत्तर यहाँ पर ये होगा कि जो पाई होगा हमारा, पाई का मान सी अपॉन डी होता है, यानी कि ठीक है, वृत्त की परिधि बटे वृत्त का व्यास। तो हमारे पाई के मान में जो 22/7 का मान होता है वो पूरी तरह 22/7 नहीं होता है, यानी पाई का मान 22/7 नहीं होता है पूरी तरह से। और जो हमारा यानी कि इसमें जो अंतर विरोध है ना, ये इसी वजह से हो रहा है हमारा सिद्ध। यानी एग्जैक्ट उत्तर क्या होगा हमारा, तो पूरी तरह से जो उत्तर होगा वो उत्तर ये होगा कि जो पाई का मान है उसमें व्यास, वृत्त का जो व्यास होगा अथवा जो उसकी परिधि होगी, कोई एक मान उसमें से अपरिमेय संख्या होगी, यानी कि सी या डी में से कोई एक संख्या क्या होगी आपकी अपरिमेय होगी, तभी क्या होगा, ये सिद्ध होता है कि पाई बराबर सी अपॉन डी। यानी कि ये जो घटना घटित है इसके अंतर विरोध का समाधान यही होता है। अब बात समझ में आई होगी, इसको और अच्छे से समझ लेते हैं।
यानी कि कुल मिलाकर अगर उत्तर देखो ना तो उत्तर यही निष्कर्ष निकलता है कि जो पाई है वो एक अपरिमेय संख्या है और उसके अपरिमेय संख्या होने के लिए एक मुख्य कारण यह है कि इसमें सी या डी में से किसी एक का मान भी अपरिमेय होगा, तभी यह सिद्ध होगा। यही हमारा अंतर्विरोध था जिसका हमने समाधान कर दिया है। अंत में उत्तर में हम यही लिखेंगे कि सी और डी में से कोई एक संख्या अपरिमेय होगी। ठीक है, अपरिमेय होगी, यही आपका अंतिम उत्तर है। ठीक है, आप इसे अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि हमने पहले भी स्टार्टिंग के चैप्टर्स में पढ़ा था। स्टार्टिंग के जो हमने एक्सरसाइजेस की थी उसमें हमने ये चीज़ देखी थी कि जो हमारा P/Q का फॉर्म होता है ना, उसमें परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को रखकर हम देखते हैं कि किस तरीके से हम उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पे कंडीशन एक ही है, अगर हम सामने वाली संख्या चाहते हैं अपरिमेय तो उसके लिए क्या होगा, हमारा सी या डी में से कोई एक अपरिमेय होगा और तभी हमारा पाई भी अपरिमेय है। ठीक है, तो यही हमारा आंसर हो गया फाइनली। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, संख्या रेखा पर √9.3 को निरूपित कीजिए। इस टाइप के क्वेश्चन हमने पहले की भी एक्सरसाइज में किए थे, आई थिंक एक्सरसाइज 1.3 में था। ठीक है, लेकिन अंडर रूट वाला नहीं था। अब इसमें हमें दिखाना √9.3 को। तो चलिए हम कैसे दिखाएंगे। इसके लिए आपके पास सामान होना चाहिए। पहले तो ये प्रकार होना चाहिए, एक चांदा होना चाहिए और एक होना चाहिए स्केल। अब इसे बनाने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना है, 9.3 सेंटीमीटर की एक लाइन खींचनी है। तो सबसे पहले हम अपनी 9.3 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ये मेरी 9.3 सेंटीमीटर की एक लाइन हो गई जो मैंने ड्रॉ कर ली है। इस लाइन में इस किनारे को हम ए नाम देंगे और इधर को हम दे देंगे बी नाम। ओके, ये पूरी हमारी हो गई 9.3 सेंटीमीटर की। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ .3 सेंटीमीटर। अब इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको यहाँ से बी पॉइंट पे स्केल रख के 1 सेंटीमीटर लाइन और आगे बढ़ानी है। ठीक है, तो कहीं से भी आप ले सकते हो, ज़रूरी नहीं आप 0 से ही खींचो, आप बीच का भी कोई ले सकते हो। जैसे आप 6 पे रख लो तो 6 से 7 खींच लो, 9 पे रख लो 9 से 10 रख लो। बस आपको 1 सेंटीमीटर की लाइन खींचनी है। ये 1 सेंटीमीटर की लाइन मैंने खींच ली और इसको मैंने पॉइंट सी नाम दे दिया है। अब आपको क्या करना है, अब आपका ये पूरा जो बन गया आपका रेखा, इसका साइज है आपका 1 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आपको इस ए सी पॉइंट का मिड पॉइंट निकालना है। तो ए सी पॉइंट का मिड पॉइंट हम कैसे निकालेंगे, आप बोल एक तरीका देखो, 2 तरीके हैं पॉइंट निकालने के। एक आप प्रकार की मदद से निकाल सकते हो मिड पॉइंट। एक मिड पॉइंट आप निकाल सकते हो कि 9.3 और 1 को ऐड कर दो तो कितना आएगा 10.3। इस टोटल 10.3 को 2 से डिवाइड कर दो, जितना आए स्केल से ला करके वहाँ पे पॉइंट लगा लो। लेकिन हमें इसमें यहाँ पे प्रकार से करना है इसका डिवाइडेशन। ठीक है, तो इसे हम प्रकार से करेंगे। तो सबसे पहले हम प्रकार की ये वाली जो नोक है ना, इसको हम सी पॉइंट पे रखेंगे और आधे से ज़्यादा दूरी कवर करते हुए इस तरीके से, देखिए आप इस तरीके से आधे से ज़्यादा दूरी कवर करते हुए ऐसे एक चाप लगाएंगे हम यहाँ पे ऐसे, और ये एक नीचे की ओर लगाएंगे, एक ऊपर की ओर लगाएंगे। ठीक है, अब हम इसे ए पॉइंट पे रखेंगे सेम, और ए पॉइंट पे रखने के बाद इस तरीके से चाप लगाएंगे। अब ये दोनों पॉइंट कट कर रहे हैं जहाँ पे, इन दोनों को ऊपर नीचे हम स्केल की मदद से मिला देंगे। ये जो क्रॉस पॉइंट है और ये जो क्रॉस पॉइंट है, इनको हम आपस में स्केल की हेल्प से मिलाएंगे। लेकिन नीचे तक नहीं मिलाना, हमें सिर्फ यहाँ पे एक परपेंडिकुलर चाहिए। ठीक है, ताकि हमें ये मिड पॉइंट मिल जाए। और ये पॉइंट जो हमें मिला है ये ए सी लाइन का मिड पॉइंट है। ओके, इसको मैंने नाम दे दिया यहाँ पे ओ दे दिया है। ओके, अब आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे आपको प्रकार की नोक रखनी है और ए तक लेते हुए इस तरीके से आपको एक अर्धवृत्त बनाना है। अर्धवृत्त,
ये देखिए इसका एंड सी पे आया है, इसका मतलब आपका परफेक्ट तरीके से आपने लाइन को डिवाइड किया है। तो ये आपका सी तक का, ये आपका बन गया एक अर्धवृत्त। इतना प्रोसेस आपने कर लिया। आपने इतना बनाने के बाद क्या करना है, इसके बाद हमें बी पॉइंट पे इस चांदे को रखना है इस तरीके से। बी पॉइंट पे जब हम चांदे को रखेंगे और हम 90 डिग्री का एक एंगल बनाएंगे, तो ये 90 डिग्री पे हमने पॉइंट कर लिया और हमें सर्कल के अंदर ही बनाना है, इसलिए इस पॉइंट को इससे मिलाएंगे और ये ऐसे, ठीक है। ये आपका पॉइंट बन गया। इस पॉइंट को हम नाम दे देंगे ई नाम दे देते हैं, ठीक है, कुछ भी नाम दे सकते हैं, आपकी इच्छा। अब हम ये जो सी वाली लाइन है ना, इसको थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ा देंगे। कितनी भी बढ़ा सकते हैं आप, इसके लिए कोई डिमांड नहीं है यहाँ पर कि आपको कितनी भी आप बढ़ा सकते हैं, ठीक है। मैंने इतनी बढ़ा दी जितनी स्पेस थी मेरे पास। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे ये बी वाले पॉइंट पे प्रकार की नोक रखनी है और इस पेंसिल की जो पॉइंट है इसको हमें ई पे रखना है। इस तरीके से यहाँ पे ये रखा और हमने इसको यहाँ पे रखा ई पे, ये हो गया ई पे। अब यहाँ से क्या करना है, हमको यहाँ से एक अर्धवृत्त बनाना है, फिर ऐसे इस तरीके से, ठीक है। तो ये जहाँ पे काट रहा है ना, ये वाला जो पॉइंट है, इसको मैंने नाम दे दिया एन, ठीक है, एन नाम दे देते हैं। तो ये जो बी से एन तक की डिस्टेंस है ना आपकी, यहाँ इस बी से लेकर के एन तक की ये जो डिस्टेंस है आपकी, ये आपकी कहलाती है √9.3, √9.3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये आपका √9.3 और जो ये है आपका वही ये भी है। तो आपको संख्या रेखा पे निरूपित करना है, इसलिए आपने इस संख्या रेखा पर ये √9.3 ऐड कर दिया। यानी आप यहाँ पे दिखा दिया, तो आप यहाँ दिखा सकते हैं कि BN = √9.3 सेंटीमीटर आंसर। और ये आपने यहाँ पे बना दिया, ठीक है। और हमें ये जो BE है वो BN के बराबर है, दोनों की ही वैल्यू √9.3 होगी। तो इस तरीके से आपको पूरा संख्या रेखा पे √9.3 मैंने बनाकर दिखा दिया। अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। आप इस डायग्राम को अच्छे से देख लीजिए। अगर ना समझ में आया तो 2-4 बार आप वीडियो को देख लीजिएगा और समझ लीजिएगा। फिर भी अगर नहीं आता तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप रीचेक करने के लिए। बाकी मैंने सारा मेजरमेंट यहाँ पे आपको दिखा दिया है, ठीक है, कैसे बनाना है। बहुत इजी है, 1-2 बार आप बनाएंगे तो आप खुद ही बनाने लगेंगे। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित के हरों का परिमेयकरण कीजिए। जिसमें पहला क्वेश्चन है 1/√7। इसकी एग्जाम्पल्स कराए थे। देखो पहला है 1/√7। 1/√7 के हर का परिमेयकरण करना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे √7 डिवाइडेड बाई √7 से। तो नीचे ये होगा √7 और √7 का गुणा हो जाएगा और ऊपर √7 × 1 करेंगे तो √7 डिवाइडेड बाई √7 × √7 हो गया 7। ही हो गया हर का परिमेयकरण और यही हो गया आंसर। फर्स्ट वाला हो गया सॉल्व। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड वाला। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है 1/√7 माइनस √6। इसको कैसे करेंगे चलिए देखते हैं। 1/√7 माइनस √6। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे। किससे मल्टीप्लाई करेंगे, अगर माइनस से ही करेंगे तो फिर वही प्रॉब्लम आ जाएगी, सॉल्व नहीं हो पाएगा। तो इसको हम प्लस से करेंगे, ठीक है। यानी कि √7 प्लस √6 और √7 प्लस √6। तो ऊपर क्या आएगा, ऊपर आएगा मल्टीप्लाई करके √7 प्लस √6 ही आएगा। नीचे आएगा ये क्या हो गया, a माइनस बी और a प्लस बी। ये क्या होता है a² माइनस b²। a² माइनस b² बन गया। यानी कि ये क्या बन जाएगा √7 का स्क्वायर √7 का स्क्वायर माइनस √6 का स्क्वायर। √7 का स्क्वायर क्या होता है 7 माइनस √6 का स्क्वायर क्या होता है 6। और 7 में से जब 6 को माइनस करेंगे तो बचेगा 1। यानी कि क्या बचेगा नीचे डिवाइडेड बाई 1। यानी आंसर जो आएगा वो आएगा, इधर लिख देते हैं,
आंसर बचेगा फाइनली आपका √7 प्लस √6 डिवाइडेड बाई 1, या 1 ना भी लिखो डिवाइड में तो सिर्फ इतना ही, और ये हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या है? क्वेश्चन नंबर थर्ड है 1/√5 प्लस √2, 1/√5 प्लस √2। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो इसको भी सेम वैसे ही सॉल्व करेंगे जैसे भी सेकेंड वाला सॉल्व किया है। तो लिखेंगे 1/√5 प्लस √2। इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम √5 माइनस √2 डिवाइडेड बाई √5 माइनस √2। फिर से सॉल्व होगा तो ऊपर हमारा बचेगा √5 माइनस √2 डिवाइडेड बाई a प्लस बी a माइनस बी, यानी a² माइनस बी स्क्वायर। फिर क्या होगा? √5 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। क्या निकलेगा? ये 5 का स्क्वायर हो गया 5, और 2 का स्क्वायर क्या होगा? माइनस का 2। 5 माइनस 2, 5 माइनस 2 क्या होता है? आपका होता है 3। ठीक है, तो यानी कि ये आएगा आंसर आपका। ये आंसर हो गया √5 माइनस √2 डिवाइडेड बाई 3। ये हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर थर्ड भी हो गया सॉल्व। अब क्वेश्चन नंबर फोर्थ देख लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फोर्थ कह रहा है कि 1/√7 माइनस 2। ठीक है, तो इसको भी सेम वैसे ही लेना है हमें। तो इसको कैसे करेंगे? 1/√7 माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाई √7 प्लस 2 डिवाइडेड बाई √7 प्लस 2। मल्टीप्लाई करो फिर से a प्लस बी a माइनस बी a² माइनस बी स्क्वायर बन गया। ऊपर तो सेम ही रहेगा √7 प्लस 2 डिवाइडेड बाई, ठीक है, √7 का स्क्वायर क्या हो गया? 7। ठीक है, a² माइनस बी स्क्वायर है यानी √7 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, यानी √7 का स्क्वायर हो गया 7, और 2 का स्क्वायर क्या होगा? 4, यानी 7 माइनस 4, यानी 7 माइनस 4 जब हम करेंगे तो क्या आएगा? 3, यानी कि आंसर जो आएगा वो आएगा √7 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 3 आएगा, और यही आपका हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 भी हो गया सॉल्व। तो हमने इस तरीके से 1 2 3 4 5 पाँचों क्वेश्चन जो है सॉल्व कर लिए एक्सरसाइज 1.5 के, और इसी के साथ एक्सरसाइज 1.5 पूरी तरीके से आपकी हो जाती है कंप्लीट। तो आई होप आपको ये सारे क्वेश्चंस पाँचों समझ में आए होंगे। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है समझाने की। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। और जो क्वेश्चन नंबर, आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, और अपने और दोस्तों से कहिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि उनको भी और इन्फॉर्मेशन मिलती रहें जो भी मैं डालती रहूँ। ठीक है, आज से लेक्चर आपको रेगुलर मिलेंगे, और आपको हो सकता है कि साइंस के और अदर सब्जेक्ट्स के भी लेक्चर्स मिलना स्टार्ट हो जाए। तो अगर आपको किसी चीज़ का रिक्वायरमेंट है कोई लेक्चर का, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत सभी को।